बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं असद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 20 किस्त सुन चुके हैं, अब 21वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। अभी मुश्किल 1-1.5 फरलांग ही चल पाया था जब अचानक हाल्ट की 2-3 आवाज़ें वक्फे वक्फे से गूंजी। मैं गश्ती पार्टी के जो रात को ऐसे इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए निकलती हैं हत्थे चढ़ गया था। चारों तरफ से आने वाली आवाज़ों ने मुझे घेरे में फंस जाने का यकीन दिला दिया था। अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाता तो दर्जनों गोलियां मेरे जिस्म में पवस्त हो जाती। सिवाय हथियार डालने के और कोई चाराकार नहीं था। मैंने खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया और फौरन हाथ उठा दिए। कौन है? गौरखा लहजे में किसी ने चिल्लाते हुए कहा। उसके साथ ही टार्च की तेज रोशनी ने मेरी आंखें चंधिया दी। थैला मेरे हाथ से नीचे गिर पड़ा। क्या है ये? दूसरी आवाज सुनाई दी और आने वालों ने मुझे जोरदार लात रसीद कर दी। बेख्याली में मैं उलट कर परे जा गिरा। आने वालों ने थैले में से शराब का भरा हुआ प्लीटर निकाल लिया। इसी स्नाह में 3-4 मुसल्ला फौजियों ने मुझे घेरे में ले लिया था। किधर जाता था? उस गोरखे हवालदार ने पूछा जिसने मुझे हाथ उठाने का हुक्म दिया था। साहब गरीब आदमी है, बाल बच्चों की रोटी के लिए जरा सा धंधा करते हैं। शहर जा रहा था। मैंने शराब से भरे ब्लीडर की तरफ इशारा किया क्योंकि थैला उठाने वालों ने उसे सूंघकर उसमें शराब की मौजूदगी की इतला कर दी थी। अबे तेरे गरीब की ऐसी की तैसी। हवलदार ने मेरी परसलियों में ठोकर मारी। उठ साले, अभी तेरा धंधा करते हैं, उसने हुक्म दिया। उससे पहले कि मैं संभल कर खड़ा हो सकूं, एक और जोरदार लात मेरी पीठ पर पड़ी और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। मस्करी करता है साला, एक नाइक बोला और उसने भी मेरे पहलू में लात चमा दी। दूसरे सिपाहियों ने भी उस कार खैर से महरूम रहने में आर समझते हुए मुझे ठोकरों पर रख लिया। मैंने अपना सर कोहनियों में छुपा लिया। करीबन 5-6 मिनट बाद जब मैं मार खाते खाते अदमुआ हो चुका था, उन्होंने मेरे बाजू कंधे पर रखी चादर से पीछे की तरफ बांध दिए और मुझे धक्के मारते हुए अपने कैंप की तरफ चल दिए। अचानक पेश आने वाली सूरत हाल ने मुझे चकरा कर रख दिया था। फरार की राहें मसदूद और दुश्मन सर पर मुसल्लत। जालिमों ने इस बेदर्दी से पीटा था कि बदन का रुआं रुआं फरियादी बन गया। खुसूसन पसलियों पर पड़ने वाली जरबात से उठने वाली ठेसें तो जान निकालने लगी थीं, लेकिन सिवाय सबर की ओर चारा ही था क्या। मुझे वो धक्के देते हुए अपने कैंप की तरफ ले जा रहे थे और जैसे ही मैं चलते चलते लंगड़ाता, एक जोरदार लात उनमें से कोई ना कोई मुझे रसीद कर देता। तकलीफ और गुस्से की मिलीजुली कैफियत से मेरा खून खोलने लगा था। जी चाहता था उनमें से एक को तो मार डालूं, ख्वाह अपनी जान से हाथ ही क्यों न धोने पड़े, लेकिन ये सब कुछ जज्बात की हद तक ही सही दिखाई देता था। चीखना चिल्लाना मेरे मनसब को जेब नहीं देता था, लेकिन मुझे खुद को एक घटिया दर्जे का जुर्म पेशा शख्स साबित करने के लिए ये सब कुछ करना बहरहाल जरूरी था। ये मेरे सब्र का इम्तिहान था, बेहतरीन वक्त था और मुझे खुद ही अपना मददगार बनना था। मेरी आजमाइश की घड़ी आ गई थी और अब ये मेरी अदाकाराना सलाहियतों पर ही मुनहसर था कि मैं उन लोगों को अपने मुतल्लक मजीद सोचने का मौका दूं या वो मुझे मामूली सा जराइम पेशे शख्स ही जाने। करबो अजियत के एक लामतलाही सिलसिले से गुजार कर बिलाकर वो मूजी मुझे अपने कमांडिंग अफीसर के पास ले आए। इस दौरान मैं पल भर के लिए भी अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं रहा था और हाय हाय का विरद करने के साथ साथ मेरी नज़रें मुसलसल वहाँ मौजूद असला जात पर लगी हुई थी। तमाम जुज़वियात मेरे जहन में नक्श होती जा रही थी। अभी रात के बमुश्किल 12 बजे थे। खैरियत गुजरी के कमांडिंग अफीसर को सोने से नहीं जगाना पड़ा, वरना वो भी अपनी नींद में खलल पड़ने का गुस्सा मुझ पर ही निकालता। मेरे बाजू खोल दिए गए थे। कौन है ये? उसने गरजदार आवाज में मेरी बजाय उन मूजियों से पूछा जो मुझे यहाँ तक घसीटते हुए लाए थे। खैरियत ये गुजरी कि वो पंजाबी था, वरना इस सवाल की नौबत काफी देर बाद आती। बजाय मेरे स्यादों के उसका जवाब मैंने दिया और अपनी तमाम तरह अदाकाराना सलाहियतें बरोकार लाते हुए गिड़गिड़ा कर उसके पांव पकड़ लिए। महाराज जी दया करो, महाराज जी दया करो। मैंने उसके पांव से लिपटते हुए गिगियाना शुरू कर दिया। सर ये खेतों में घूम रहा था, एक हवालदार बोला। उसके साथ ही मुझसे बरामद शुदा शराब का ब्लीडर उन्होंने सामने रख दिया। ओह शट अप, ये तुम्हारा काम है या पुलिस का? उसने उन्हें अंग्रेजी में डांट पिलाने के अलावा 2-3 मुहज्जब गालियों से भी नवाज दिया। उठो उठो, खड़े हो जाओ। उसने मुझे ठोकर मारे बगैर हुक्म दिया। मैं डरता डरता खड़ा हुआ। चंद लम्हों तक वो मुझे घूरता रहा। शायद वो मेरी फेस रीडिंग कर रहा था, मगर उसे यहाँ सिवाय खौफ, घबराहट और बुजदली के और क्या मिल सकता था। क्या नाम है तुम्हारा? उसने नॉर्मल लहजे में मुझसे पूछा। रामदास महाराज जी। मैंने हाथ बांधते हुए कहा। क्या काम करते हो? उसने मेरी रहाइश और घर बार के मुतल्लिक पूछने के बाद कहा। माई बाप छोटा मोटा धंधा कर लेते हैं। मैंने बदस्तूर हाथ जोड़ते हुए कहा। एक भरपूर नजर उसने मुझ पर डाली और अपनी सीट पर बैठ गया। चंद लम्हों तक सोचने के बाद उसने उसी हवालदार को हुक्म दिया कि मुझे अभी और इसी वक्त पुलिस को सौंपाए। मेरी जेब से निकलने वाले पैसे उसने मुझे लौटाने का हुक्म दिया था और ब्लीडर भी पुलिस के हवाले करने को कहा गया।
मैंने बतेरे हाथ जोड़े, इल्तिजाएं की कि मुझे पुलिस के हवाले न किया जाए, लेकिन उसने मेरी किसी बात पर कान न धरे और हवालदार को मुझे ले जाने का हुक्म दिया। हवालदार आहिस्तगी से मेरा बाजू पकड़कर बाहर ले आया। एक बला तो टल गई थी, अब दूसरी मुसीबत का सामना था। मैंने सुख का सांस लिया। मुझे ये तो अब इत्मीनान हो चुका था कि अब पुलिस मुझे जासूस नहीं समझेगी, क्योंकि मैं आर्मी तफ्तीश भुगत कर उनके पास आ रहा था। यहाँ तो झूठ बोलने से जान बच गई थी, पुलिस को अपनी शिनाख्त कैसे करवाऊंगा। बाबूजी का एड्रेस तो बताने से रहा। ये थे वो ख्यालात जो रह रहकर मुझे परेशान कर रहे थे। दूसरी बात यह भी थी कि पुलिस के चक्कर में पड़कर 15-20 दिन और जाया हो जाते, जबकि ये इतलात जो मैंने हासिल की थी इतनी अहम नोयत की थी कि उनका फौरन महफूज हाथों में पहुंचना जरूरी था। हकीकत तो ये है कि मेरा जिस्म भागने के काबिल रह ही नहीं गया था, लेकिन भागने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। अगर पुलिस को जरा सा भी शक हो जाता कि मैं डाज कर रहा हूँ तो वे मेरी असलियत तक पहुंच सकते थे। फिर यह बात भी मेरे जहन में थी कि भारतीय पुलिस हर नए मुलजम का इस्तकबाल कपड़े उतार कर करती है और ये सूरत मेरी शनाख्त करवाने में किसी किस्म का शुबा बाकी न रहने देती। थोड़ी देर बाद हवालदार एक ड्राइवर के साथ मुझे जीप में थाने की तरफ ले जा रहा था। यहाँ से नजदीकी थाना श्री हरगोबिंदपुर का ही हो सकता था, जो कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर था, और रात के पिछले पहर इस लहलाती फसलों से भरपूर इलाके में भागने के कई मौके मुयस्सर आ सकते थे। हवालदार को शायद मेरी बुज़दिली का यकीन हो चुका था, क्योंकि इस मरतबा उसने मेरे हाथ नहीं बांधे थे। उसके अलावा यह बात भी थी कि उसने मुझे इस काबिल जाना ही नहीं था, क्योंकि जब से गिरफ्तार हुआ था मैं मुसलसल हाय हाय और क्षमा कर दो महाराज जी की गर्दान कर रहा था। मेरी जेब में करीबन 250 रुपए कैश मौजूद था, जो उसने मुझे वापस लौटा दिया था। ड्राइवर तो गैर मुसल्ला था, लेकिन हवालदार के पास जरूर ऑटोमेटिक राइफल थी। यह अलग बात कि वो लोड नहीं थी, और होती भी कैसे। वो किसी जासूस या फौजी भगोड़े को नहीं, एक 3rd क्लास मुजरिम को पुलिस के हवाले करने जा रहा था। जीप अभी कैंप से थोड़े फासले पर ही पहुंची थी कि एक तरकीब सूझी। हवालदार और मैं पिछली सीट पर बैठे थे। जीप पर छत नहीं थी और मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाली जीपों की तरह ये चारों तरफ से खुली थी। हवालदार ने सिगरेट सुलगा लिया था। वो सिगरेट के कश लगाता, कभी कभी मुड़कर देख लेता और मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ कर रह जाता। मैंने अपनी जेब में हाथ डालकर 200 रुपए निकाल लिए और उसकी तरफ बढ़ा दिए। महाराज जी, अगर आपने जरूरी ही मुझे पुलिस के हवाले करना है तो ये रख लीजिए। कम से कम मुझे ये इत्मीनान तो रहेगा कि मेरी रकम सेना के काम आई है। पुलिस तो फौरन मेरे पैसे छीन लेगी। ये फिक्रा मैंने जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला था ताकि ड्राइवर भी सुन ले। उसने जीप चलाते चलाते पलट कर मेरी तरफ देखा। हवालदार शशोपंज में पड़ गया था। रिश्वत देता है साले, उसने मुझे डांट पिलाई। महाराज जी, रिश्वत 200 रुपए की तो होती नहीं, मैंने हाथ बांधते हुए कहा। 2-4 फिक्रों के तबादले के बाद हवालदार बिल्कुल ही पिघल गया था। भाई, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़ देता, लेकिन अब बात अफसरों के इल्म में आ चुकी है। कोई बात नहीं महाराज जी, कभी हमारे डेरे पर आइए, आपकी और सेवा भी करेंगे। मैंने नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए। ड्राइवर इसी असना में मुड़ मुड़ कर हमारी तरफ देखता रहा था। रख लीजिए हवालदार साहब, बेचारे का मन खुश हो जाएगा। उसने हवालदार के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी और उसने एक नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए दूसरा नोट अपनी जेब में डाल दिया। पहला मरला तो बखैर खूबी तय हो गया था। अब शराब की बारी थी। मैंने उनसे सिर्फ 2 घूंट पीने की दरख्वास्त की, जो उन्होंने मान ली। लेकिन जब ब्लेडर का मुंह खुला और उसकी महक नथनों में घुसी तो उनके मुंह में पानी आ गया। वहां कोई बर्तन तो था नहीं। मेरी मिन्नत समाजत पर पहले हवालदार ने 2-3 लंबे लंबे घूंट भर लिए, फिर ड्राइवर ने। अपनी बारी आने से पहले मैंने एक मरतबा फिर ब्लेडर हवालदार की तरफ बढ़ा दिया और दोबारा दोनों ने यही अमल दोहराया। जब मैंने अंदाजा लगा लिया कि काम हो चला है तो ब्लेडर खुद थाम लिया और मुंह दूसरी तरफ करके नीचे झुकते हुए कुछ शराब बहाकर बाकी ब्लेडर फिर उन्हें थमा दिया। सासियों के घर की निकली पहले तोड़ की शराब ने चंद मिनट के अंदर ही उनके दिमाग गर्म कर दिए। रही सही कसर हवा ने पूरी कर दी और दोनों अब बाकायदा नशे में झूमने लगे थे। ड्राइवर ने तो ऊंची आवाज से गाना शुरू कर दिया। अभी तक हम खेतों के सिलसिले में ही सफर कर रहे थे और इस सड़क तक नहीं पहुंचे थे जो श्री हरगोबिंदपुर तक जाती थी। दूसरा मरला भी बखैर खूबी तय पा गया था। फिर मैंने एक खासे लंबे खेतों के सिलसिले के नजदीक पहुंचकर ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखकर उसे रुकने को कहा। महाराज जी, जरा पेशाब करूंगा। मैंने शराबियों के लहजे में बात की। मैं भी करूंगा। ड्राइवर को मुकम्मल चढ़ गई थी। वो मेरा इंतजार किए बगैर झूमता हुआ नीचे उतर गया। हवालदार, जिसने इसी असना में करीबन 10-12 बीड़ियां फूंक डाली थीं, लड़खड़ाती जुबान से बोला, अबे भाग न जाना। क्या बात करते हो हवालदार जी, अब तो ये अपुन का यार है और भागे तो गोली मार देना साले को। मेरी बजाय ड्राइवर ने नशे से लड़खड़ाते हुए जवाब दिया और मेरा बाजू पकड़कर खींचने लगा। फिर हम दोनों बदमस्त शराबियों की तरह झूमते गाते करीबी खेत में जा घुसे। हवालदार ने मौका गनीमत जानकर बचे कुछ लीटर से मुंह लगा लिया। उसे कुछ ज्यादा ही मजा आने लगा था। खेत के कोने पर ड्राइवर बैठ गया और दूसरे सिरे से मैं अंदर जा घुसा। फिर अंदर ही अंदर बिल्ली की तरह पंजों के बल चलते चलते मैं खेत के दूसरी तरफ जा निकला और उसके बाद तो जैसे मुझे पर लग गए थे। खेतों के बीचों बीच मैंने करीबन 3-4 किलोमीटर का फासला तय कर लिया। न
न जाने उस वक्त इतनी ताकत मुझ में कहां से उद कर आई थी। या तो ये हाल था कि दर्द और थकावट ने मुझे बदहाल कर रखा था, या अब ये आलम था कि अपनी जिस्मानी तकलीफ से बेनियाज होकर मैं पूरी तरह माइल बपरवाज था। इसी असना में अलबत्ता इस बात का जरूर मैंने ख्याल रखा था कि मेरी समत दुरुस्त रहे। मैं खेतों के अंदर ही अंदर किस तरफ जा रहा हूँ इसका मुझे इल्म नहीं था। अपने कंधे पर रखी चादर को मैंने मजबूती से कस कर देहातियों की तरह बांध लिया था। खैर ये गुजरी के रास्ते में किसी से मुठभेड़ न हुई। उसके अलावा मैंने इस बात का भी ख्याल रखा था कि देहातियों से बचकर सफर करूं, क्योंकि किसी देहाती के नजदीक काबू आने की सूरत में मुझे चोर समझा जाता और इन देहातियों की रवायत थी कि वो चोर की टांग या बाजू तोड़ने के बाद पुलिस के हवाले करते थे, इससे पहले नहीं। जरा सुकून मुयस्सर हुआ तो जख्म हरे होने लगे, चुपे कर्ब ने सर उठाया और मैं टूटने लगा। यूं लगता था जैसे किसी माहिर लोहार ने मेरे जिस्म पर हथौड़े बरसाए हों। खसूसन पसलियों की तकलीफ तो बेहाल किए हुए देती थी। जख्मों से ठेस उठती तो यूं लगता जैसे अब जान गई कि गई। बहरहाल मैंने जब्त का दामन थामे रखा और बगैर रुके अपना सफर भी जारी रखा। रास्ते में आने वाले एक ट्यूबवेल पर किसी ने पगड़ी सुखाने के लिए डाल रखी थी, उसे मैंने गले में डाल लिया और तुलू शहर के करीब सर पर बांध लिया। अब मैं मुकम्मल सिख नजर आ रहा था, क्योंकि पिछले 8-10 दिन से मैंने दाढ़ी नहीं मुंडवाई थी। खुदा का करम ये हुआ कि मेरे चेहरे पर मारपीट का कोई निशान नहीं था। जिस्म के गिर्द मैंने चादर लपेट रखी थी, उसके अलावा भी कमीज पर पहनी जर्सी ने मैले कपड़ों को किसी हद तक छुपा लिया था। एक कुएं से मैंने मुंह हाथ धोए, अपने कपड़ों पर तनकीदी नजर दौड़ाई और इत्मीनान कर लेने के बाद नजदीकी गांव के गुरुद्वारे की समत चल दिया, जहां से ग्रंथी के पाठ की आवाज आने लगी थी। गुरुद्वारे में हस्बे तौफीक बहुत सी मुतजस्सिसाना नजरों ने मेरा खैर मकदम किया। प्रसाद चखते हुए 1-2 सरदारों ने मेरा जोग्राफिया भी पूछा, जो मैंने उन्हें मुतमईन करने की हद तक बता दिया। ज्यादा देर यहाँ ठहरना मैंने मुनासिब न समझा और गुरुद्वारे के लंगर से चाय पी कर चल दिया। मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ था कि ये कौन सा गांव है, ना ही डर के मारे अभी तक किसी से गांव का नाम पूछा था। बजाय आम रास्तों के मैंने पगडंडियों पर सफर करना मुनासिब समझा था। एक मरतबा फिर खेतों के लामताही सिलसिले में गुम होकर बिलाकर मैं दोपहर के वक्त एक सड़क पर जा पहुंचा। अपने सब्र ज़ब्त का मैंने खूब इम्तिहान लिया था। सड़क के किनारे एक कोने में एक साइकिलें ठीक करने वाले और नाई ने मिलकर एक दरख्त के नीचे डेरा जमा रखा था। मौका मुनासिब जानकर मैंने यहाँ दाढ़ी से निजात हासिल की, क्योंकि इस हुलिये में घर जाकर मैं ख्वामखा उन लोगों को शक में डालना नहीं चाहता था। नाई को तफ्तीश का मौका दिए बगैर मैं उसके हाथ पर रुपए का नोट रखकर आगे रवाना हो गया। सड़क पर लगे एक संगमील से मुझे इल्म हुआ कि यह सड़क बटाले को जाती थी। करीबन 1-1.5 फरलांग के फासले पर मैं एक जगह बस के इंतजार में खड़ा हो गया। पगड़ी को अब मैंने गले में लटका लिया था और बादियों नजर में मैं कोई ब्राह्मण जिम्मेदार दिखाई दे रहा था। करीबन 15 मिनट के जानलेवा इंतजार के बाद एक लारी की शक्ल दिखाई दी जो मुखालिफ समत से आ रही थी। मैंने हाथ दिया, लारी करीब आकर रुक गई। मैंने बटाला का टिकट लिया और कोने वाली एक सीट पर टिक गया। जरा सुकून मुयस्सर आया तो कई सोए हुए फितने जाग उठे। जख्मों की तकलीफ तो थी ही, मगर अब भूख प्यास भी जान को आ गई। नकात का यह आलम था कि लाख जब्त के बावजूद पलकें खुद ब खुद झुकी जाती थीं। अपनी मुमकिन जिस्मानी कमजोरियों पर काबू पाने के लिए मुझे खुद से लड़ाई लड़ना पड़ी और जहन और जिस्म की इस कशमकश में बटाला बस स्टैंड करीब आ गया। बस के रुकते ही मैंने करीबी मेडिकल स्टोर का रुख किया और एस्प्रिन की गोलियां खरीद कर नजदीकी होटल में जा घुसा। जब चाय के साथ गोलियां और बंद जहर मार किया तो किसी हद तक मेरे औसान बहाल हुए। इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया तो छठी हिस्स भी जाग उठी और मेरी फैलती हुई निगाहें आखिर उस जाज शरीफ पर ठहर कर रह गईं जो टिकटिकी बांधे जाने कब से मुझ पर नजरें जमाए करीबी मेज पर विराजमान था।